हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज और आज का क्लास दूसरा होने जा रहा है और दूसरे में पार्ट बी को हम करने वाले हैं, यानी कि 51 से लेके हम 100 तक के क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 में पार्ट ए में जो है कि 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम किए थे। ठीक है, ये पार्ट 2 का पार्ट बी है जिसमें हम 51 से लेके 100 तक जो है कि इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी हूबहू बिहार दरोगा के पैटर्न पर ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसमें जो है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 200 टोटल मार्क के, और इसमें समय आपको मिलेगा 200 आवर्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट और यहाँ पर दिया है सूची सेकंड को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सोम प्रकाश जो है कि किससे संबंधित है। तो सोम प्रकाश जो है कि ये ईश्वर चंद विद्यासागर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर दिया है इंडियन मिरर किससे संबंधित है। तो इंडियन मिरर जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है युगांतर जो है किससे संबंधित है। तो युगांतर जो है यह वारिंद्र कुमार घोष से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है नेटिव ओपिनियन किससे संबंधित है। तो नेटिव ओपिनियन जो है यह BN मंडलिक से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था। ए ऑप्शन दिया है लोधी वंश, बी ऑप्शन दिया है सैयद वंश, सी ऑप्शन दिया है खिलजी वंश, डी ऑप्शन दिया है मामलुक वंश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने जो है कि दिल्ली पर शासन किया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश जो है कि सैयद वंश था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली पर राज करने वाला चौथा शासक पूछेगा अगर, चौथा शासक कौन था तो सैयद वंश था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसमें पूछता है कि सैयद वंश का स्थापना किसने किया था। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था। तो सैयद वंश का स्थापना जो है कि खिज्र खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ था, अगर मैं पूछता है खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ था तो 20 मई 1421 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ए ऑप्शन है नाना साहेब, बी ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बी ऑप्शन है बेगम हजरत महल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले जो है कि इनमें से सभी लोग हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नाना साहेब भी हैं 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले, और मौलवी अहमदुल्ला भी हैं और बेगम हजरत महल भी हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि नाना साहेब जो है ये 1857 के विद्रोह में ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो नाना साहेब जो है ये 1857 की क्रांति में ये कानपुर से जो है कि नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आगे दिया है मौलवी अहमदुल्ला जो है ये 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे तो ये फैजाबाद से जो है कि नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है बेगम हजरत महल जो है यह 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे तो ये जो है कि लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। आंसर इसमें लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक और है बहादुर शाह। बहादुर शाह पूछेगा कि ये 1857 की क्रांति में ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह, तो ये दिल्ली से जो है कि नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिन्हें गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी, मैंने घुटने टेककर रोटी मांगी लेकिन उसकी बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं एक प्रयुक्त से आश्चर्यचकित नहीं हूं, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सी ऑप्शन है गांधी जी के द्वारा, डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस जी के द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नाजीवाद किसका समर्थक है। ए ऑप्शन है राजतंत्र का, बी ऑप्शन है प्रजातंत्र का, सी ऑप्शन है राज्य की सर्वोच्च के सिद्धांत का, डी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नाजीवाद जो है कि यह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है। ए ऑप्शन है पेट्रॉक, बी ऑप्शन है रोजर बेकन, सी ऑप्शन है इरेस्मस, डी ऑप्शन है थॉमस मरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक जो है कि थॉमस मोरे हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, बी ऑप्शन है यहाँ एक बंदरगाह भी था, सी ऑप्शन है इस नगर में एक भंडार गृह भी था, डी ऑप्शन है यहाँ से एक इमारत मिलती है जहाँ मनके बनाने का काम होता है।
तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। यह कथन जो है कि सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक ने मिस्र भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है धम्माधिकारी, बी ऑप्शन है धम्मगुरु, सी ऑप्शन दिया हुआ है धम्म महामात्र, डी ऑप्शन है धम्म अमात्य। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे उन्हें जो है कि धम्म महामात्र कहा जाता था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधार कला शैली का एक समन्वय क्या है? ए ऑप्शन है भारतीय तथा फारसी कला का, बी ऑप्शन है भारतीय तथा चीनी कला का, सी ऑप्शन है भारतीय तुर्की अफगानी कला का, डी ऑप्शन है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गांधार कला शैली का समन्वय जो है कि भारतीय तथा यूनानी कला का है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन दिया है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी, बी ऑप्शन है फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, सी ऑप्शन है हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के समन्वयन मत से प्रभावित था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फाहियान हर्ष ने शासन काल में भारत आया था। ठीक है, फाहियान जो है हर्ष के शासन काल में भारत आया था। आंसर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है तमिल का, बी ऑप्शन है मलयालम का, सी ऑप्शन है तेलुगु का, डी ऑप्शन है कन्नड़ का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में जो है कि मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, कथनों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए पहला कथन दिया है उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसमें हमारा देखिए पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। यह कथन बिल्कुल गलत है। चलिए तीसरा कथन देख लेते हैं, उन्हें दुख को निवृत्त के लिए अष्टांगी मार्ग को बताया था। ठीक है, यह भी कथन सही है। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए ऑप्शन दिया है पुडुचेरी का, बी ऑप्शन है दमन एवं द्वीप का, सी ऑप्शन दिया हुआ है लक्षद्वीप का। एक सेकंड देखिए, यहाँ पर जो ए बी सी डी का क्रम है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक बार फिर से बोल देते हैं। ए ऑप्शन दिया है पुडुचेरी, बी ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप और सी ऑप्शन दिया है दमन एवं द्वीप और डी ऑप्शन दिया है चंडीगढ़। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक जो है कि पुडुचेरी का है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है मेघालय का, बी ऑप्शन है राजस्थान का, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, बी ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन है राजस्थान का, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का, डी ऑप्शन है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 2024 का आयोजन ये राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें अगर बोलने में जो टाइपिंग हुआ ए बी सी डी ये इधर उधर भले ही हुए हैं, लेकिन जो आंसर हम बोल रहे हैं, जो आंसर करा रहे हैं वो परफेक्टली सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, सी ऑप्शन दिया है 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, डी ऑप्शन दिया है 13 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ साउथ तक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसी वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश जो है कि 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ साउथ तक को कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असत्य कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है इसमें से कौन से कथन जो है कि असत्य हैं। तो पहला दिया हुआ है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होता है। दूसरा दिया है यासोक नदी झेलम की सहायक नदी है। तीसरा दिया है झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये तीनों कथन जो है कि सभी असत्य हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है नीतीश कुमार, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात इसमें ये ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण पहली बार कहाँ पर हुआ है? पहली बार अगर पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं शहर? पहला है पटना, दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजगीर, तीसरा है
गया, चौथा है भागलपुर और पांचवा है बेगूसराय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ सूची सेकंड दिया और यहाँ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, इसका हमें मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नागा अर्जुन सागर जो है, नागा अर्जुन सागर जलप्रपात है, ये किससे संबंधित है या किस नदी पर स्थित है? तो नागा सागर जलप्रपात जो है यह जो है यह किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है राणा प्रताप सागर जो है बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है ओकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Mg आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ए ऑप्शन दिया है 2 8 2 होता है, बी ऑप्शन दिया है 2 8 1 होता है, सी ऑप्शन दिया है 2 और 8 होता है, डी ऑप्शन दिया है 2 और 6 होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा Mg यानी आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 और 8 होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वही पूछेगा Mg यानी कि आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या अगर पूछता है इसका तो परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? ए ऑप्शन है नागपट्टनम, बी ऑप्शन दिया हुआ है तुतीकोरिन, सी ऑप्शन दिया है एन्नोर, डी ऑप्शन दिया है मछलीपट्टनम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट पर जो है कि मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो हम बोलेंगे वर्तमान में भारत के टोटल 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह पूछता है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछेगा तो चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत का गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह जो है कि चेन्नई बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह जो है कि मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्यों की कौन सी जोड़ी सही सुलेमित नहीं है? आप पूछा है भील जनजाति गुजरात से सही है, बी ऑप्शन दिया है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से, यही सही है, सी ऑप्शन दिया है टोडा जनजाति तमिलनाडु से, यह भी सही है, डी ऑप्शन दिया है वासी जनजाति केरल से संबंधित नहीं है। ठीक है, वासी जनजाति जो है केरल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है ब्राजील में, सी ऑप्शन है घना में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है कि ब्राजील देश में होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ए ऑप्शन है खरीफ की फसल, बी ऑप्शन है रबी की फसल, सी ऑप्शन है जायद की फसल, डी ऑप्शन है व्यापारिक की फसल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ताल की मिट्टी जो है कि यह रबी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असंगत जोड़े को पहचान करिए। इसमें पूछा है कौन सा असंगत जोड़ा है यानी कि गलत है। ए ऑप्शन दिया है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, बी ऑप्शन दिया है बरेला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि वैशाली से संबंधित है, सी ऑप्शन दिया है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण से संबंधित है, डी ऑप्शन दिया है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर से संबंधित है। तो यहाँ पर असंगत को पहचानना है या संगत, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह पूर्वी चंपारण में स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है कि गया जिला में है। दूसरा पूछ सकता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो ये पटना में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? ए ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून से है, बी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से है, सी ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाले वर्षा का संबंध जो है यह पश्चिमी विक्षोभ से है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? ए ऑप्शन है वियना देश, बी ऑप्शन है मॉन्ट्रियल देश, सी ऑप्शन है रियो देश, डी ऑप्शन है क्योतो देश। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता जो है कि रियो देश में पहला कदम जो है कि रखा था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा और इन्होंने 1992 में इसकी जो है कि पहल स्टार्ट की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की निरूपित करता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को, बी ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था को, सी ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, डी ऑप्शन दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है कि निरूपित करता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? ए ऑप्शन दिया हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, बी ऑप्शन दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन दिया है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन दिया है पहली पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत में पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को जो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? ए ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, बी ऑप्शन है बाहरी ऋण का उच्च स्तर, सी ऑप्शन है भारत की आयतन प्रतिस्थापन नीति, डी ऑप्शन है विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, वो है बाहरी ऋण का उच्च स्तर। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ए ऑप्शन है जे एम किन्स ने, बी ऑप्शन है ग्रंथवेथ ने, सी ऑप्शन है मार्शल ने, डी ऑप्शन है जेवी से ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाजार का नियम जो है कि अर्थशास्त्री जो है कि जेवी से ने दिया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? ए ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, सी ऑप्शन है माध्यमिक क्षेत्र में, डी ऑप्शन है चतुर्थ क्षेत्र से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डेयरी आर्थिक गतिविधियां जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसमें कुछ प्रमुख चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वो गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। इसमें वानिकी कृषि एवं पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं माध्यमिक क्षेत्र में। तो माध्यमिक गतिविधियां कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादनों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों के लिए मूल्य जोड़ती है। इसे विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। उदाहरण के लिए जूता कारखाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम तृतीय क्षेत्र में कौन क्या चीज आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होते हैं वो गतिविधियां हैं जो उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। उत्पादन में उपभोक्ता की जानने वाली सेवाओं के प्रावधान शामिल होते हैं, जिसे एक्सचेंज में व्यापार, परिवहन और संचालन सुविधा शामिल है, जिनका उपयोग दूरी से निपटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए होता है परामर्श कार्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 82 नंबर, रेपो रेट क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है वह दर जिस पर आरबीआई राज्य सरकार को उधार देना, बी ऑप्शन दिया है वह दर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां आरबीआई को उधार देना, सी ऑप्शन में वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देना, डी ऑप्शन दिया है वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेपो रेट जो है यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिरता में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन दिया है 28 मई को, बी ऑप्शन है 29 मई को, सी ऑप्शन है 27 मई को, डी ऑप्शन है 25 मई को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 29 मई को जो है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। कब की गई थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी, दिसंबर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें यह भी पूछता है कि
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस का थीम क्या था इस बार? तो इस बार इसका थीम था भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, इसका हमें मिलान करना है। ठीक है, ग्रुप ए का ग्रुप बी में मिलान करना है और देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कि हैंग देश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय किस देश से संबंधित है? तो ये रोम देश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिया है यूनिसेफ किससे संबंधित है? तो यूनिसेफ जो है ये न्यूयॉर्क से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? ए ऑप्शन है राजपाल रेवल, बी ऑप्शन है विमल पटेल, सी ऑप्शन है अनुपमा एस कुंडल, डी ऑप्शन है वीवी दोषी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो होते हैं यह हैं विमल पटेल। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था? नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें यह भी पूछता है कि इसमें जो है कि नए संसद भवन में पहली कार्यवाही कब की गई थी? नए संसद भवन में पहली कार्यवाही कब की गई थी या बैठक कब की गई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 29 सितंबर को। 29 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहली सुनवाई या पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। ठीक है, पहली दिन जो है इसमें महिला बिल पेश किया गया था। महिला बिल पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस विधेयक में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा तथा 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद, ठीक है, 28 सितंबर राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद जो है अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया? अधिनियम बनाया गया 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है कि महिला आरक्षण बिल से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन दिया है 1814 में, बी ऑप्शन दिया है 1875 में, सी ऑप्शन दिया है 1916 में, डी ऑप्शन दिया है 1969 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की स्थापना जो है कि 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसमें हम बात कर लेते हैं और कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यह था कि प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? ए ऑप्शन है 1955 में, बी ऑप्शन दिया 1976 में, सी ऑप्शन है 1989 में, डी ऑप्शन है 2001 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है कि यह 1989 में बनाया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस देश को संसद विधायिका को नेशेट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है जापान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इजराइल देश के विधायिका को नेशेट के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेशेट के नाम से जो है कि इजराइल देश को जाना जाता है, इसके विधायिका को। ठीक है, यानी कि संसद भवन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है प्रणय, बी ऑप्शन है अनुराग, सी ऑप्शन है प्रीति, डी ऑप्शन है घृणा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा घृणा जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन है मितभाषी, बी ऑप्शन है अतिभाषी, सी ऑप्शन है मृदुभाषी, डी ऑप्शन है लघुभाषी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त भाषा होता है जो है कि मितभाषी होता है। आंसर ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भरपेट किस समास का उदाहरण है? ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास का, बी ऑप्शन है द्विगु समास का, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास का, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास का। तो भरपेट जो है यह अव्ययीभाव समास का जो है कि उदाहरण है। आंसर हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन दिया है इट इज टाइम टू रिंग द विल
तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा इट इज टाइम फॉर द विल टू बी रिंग हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन से डैट सी बिफोर इन लो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हैड नेवर बीन हो जाएगा, हैड नेवर बीन, यानी कि इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आईडी का नाम जो है कि अपार आईडी होता है।